हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम शहरी जीवन यापन के स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं बुक से कंप्लीट चैप्टर। मैंने इसका ऑलरेडी समरी करवा दिया है। ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप और शहरी जीवन यापन के स्वरूप का समरी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा। और ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप का भी मैंने कंप्लीट चैप्टर बुक से भी करवा दिया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले अध्याय में ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जाना। हमने क्या जाना था कि ग्रामीण जीवन मतलब वहाँ के लोग ग्रामीण गांव में कैसे जीते हैं। जो वहाँ के ग्रामीण हैं वो कुछ लोग लोहार होते हैं जो लोहा का कुछ सामान बना के बेचते हैं, कुछ लोग धोबी होते हैं जो गाँव के लोगों का कपड़ा धोते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कुछ लोग कृषि कार्य के साथ पशुपालन करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, और कुछ लोग बुनकर होते हैं जो बुनाई करते हैं। तो इस तरह ग्रामीण जीवन यापन में कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, ये हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं, अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं, ये जाना। इस अध्याय में हम शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में जानेंगे। अब देखेंगे कि शहर में लोग कैसे जीते हैं, गाँव में तो देख लिया। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर हैं। इन महानगरों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। महानगर में लोग 10 लाख से ज़्यादा रहते हैं और सभी काम में लगे हुए हैं। ठीक है, कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। तो ऐसा कहा जाता है कि शहर में ज़िंदगी नहीं रुकती। जैसे वहाँ पे एयरपोर्ट हो गया, वो 24 घंटा चलते रहता है। फिर हॉस्पिटल हो गया, वो भी 24 घंटा ओपन ही रहता है। ये सब व्यवस्थाएं गाँव में नहीं होती है। ठीक है, चलो शहर में जाकर देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, क्या वो नौकरी करते हैं, अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। यह बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं। यह बहुत बड़ा शहर है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, लेकिन रहने का मौका बहुत कम मिलता है। यहाँ मेरे मामा रहते हैं। एक मेरे ममेरे भाई बहन के बहुत जिद करने पर मैं यहाँ रुक गई। अब मुझे पटना शहर और वहाँ के लोगों को जाने का मौका मिला। फुटपाथ पट्टी पर काम करने वाले, शहर में जैसे फुटपाथ पट्टी पर भी काम करने वाले लोग होते हैं जो कुछ रेडी वगैरह लगा के और सामान बेचते हैं। जैसे ऊपर चित्र में दिखाया गया था कि एक आदमी सड़क के किनारे बैठकर बुक बेच रहा है। ठीक है, हम सुबह ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थे। सब्जी एवं फल बेचने वाले अपने ठेले पर सब्जी एवं फल सजा रहे थे। तो वही सब्जी और फल वाला घर घर बेचने के लिए अपना ठेला लिए जा रहा था। वही एक महिला बेचने के लिए एक टोकरी में कुछ पूजा सामग्री लेकर बैठी थी। मतलब ये चलते चलते उस लड़की ने देखा कि कुछ एक औरत है जो पूजा का सामान एक टोकरी में लेके उसको बेचने के लिए बैठी है। तो देख, और फिर ठेले वाले हैं वो अपना ठेला सब्जी वगैरह का ठेला लेके घर घर बेचने के लिए जाते हैं। सड़क की दूसरी तरफ एक व्यक्ति टेबल पर कई तरह के अखबार रखकर बेच रहा था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे तो कुछ लोग खरीद कर ले जा रहे थे। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठस भरा हुआ हॉर्न बजाता हुआ गुजर रहा था। पास में एक पेड़ था जिसके निकट एक मंदिर था। पेड़ के नीचे मोची अपने टीन के बक्से से सामान निकाल रहा था। पास में एक नाई अपना काम शुरू कर चुका था। थोड़ी दूर पर एक सैलून था जहाँ कुछ नौजवान दाढ़ी बनवाने और केस कटवाने के लिए जा रहे थे। मतलब ये सब शहर की व्यवस्था है कि सड़क के किनारे लोग नाई का भी काम करते हैं, सैलून वगैरह खोल लेते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। एक यहाँ पे दिखाएगी कि पेड़ के नीचे एक मोची अपना सामान लेके बैठता है और वो अपना काम करता है। सड़क के किनारे बैठा नाई कम ही पैसे में दाढ़ी बना देता है। शहर से थोड़ी दूर जाकर एक व्यक्ति ठेला पर तरह तरह के बर्तन जैसे थाली, कटोरी, चाय छन्ना, कप आदि बेच रहा था, जिसे हम लोग प्राय इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता। उन्हें अपना काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। वे स्वयं योजना बनाते हैं कि किन किन चीज़ों को बेचें, माल कितना खरीदें, कहाँ से खरीदें, अपनी दुकान कहाँ लगाएं। ये दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी उस सड़क के किनारे चादरें चटाई बिछाकर दुकान लगा लेते हैं, तो कभी खंभे पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर दुकान लगा लेते हैं। ये रोज़ खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है इनकी आय मजदूरों जैसी है, पर ये अपना व्यवसाय खुद ही चलाते हैं। इन सभी व्यापारियों को पटरी वाला व्यापारी कहते हैं। इन्हें ही पटरी वाला व्यापारी कहते हैं। ठीक है, ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रखकर अपनी सामान बेचते हैं। ये अपनी दुकान ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहाँ खूब भीड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने
वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती है। ग्राहकों के लिए इसे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं आते जाते हैं तो प्रायः रास्ते के किनारे ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। मतलब अगर ये सड़क के किनारे बैठे रहते हैं तो हम सड़क से गुजर रहे होते हैं और देखते हैं कि हमारी अगर ज़रूरत की चीज़ें हैं तो हम परचेज़ कर लेते हैं। उसके लिए हमें एकदम मार्केट के अंदर जाके स्पेसिफिक जगह पे जाके उसको खरीदने की झंझट से बच जाते हैं। ये सुविधा हम लोग को, मतलब जो ग्राहक हैं उनको होती है। ठेले वालों जो चीज़ बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर गुपचुप, समोसे, चाट, भूंजा आदि यहाँ ज़्यादातर घर पर ही तैयार किए जाते हैं। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती। पुलिस और नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। मतलब अगर नगर में है तो पुलिस और नगर निगम वाले जब सड़क पे रहते हैं तो सड़क पे आने जाने वालों को कठिनाई ना हो, इसीलिए उनको दुकान हटाने के लिए भी कहते हैं और इस वजह से उनको परेशानी भी होती है। ठीक है। हमारे देश के शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। बहुत सी जगह पर इन काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ संस्थाओं के प्रयास से अब इनको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। कुछ संस्था ने इनके ऊपर भी ध्यान दिया और ये व्यवस्था की कि उनको भी अधिकार होना चाहिए सड़क के किनारे बैठ के सामान बेचने का, क्योंकि अगर वो नहीं बेचेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। वो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक अपार्टमेंट खरीद लें, इतना पैसा तो होता नहीं कि वहाँ पे जाके दुकान बना ले और फिर वहाँ पे सामान बेचें। ठीक है। तो संस्था ने इन पे भी ध्यान दिया और उनको भी अधिकार मिला कि सड़क के किनारे बैठ के और वो भी अपना सामान बेच सकते हैं। कानून में बदलाव लाने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक रिक्शा चालक का कहानी बताया गया, श्याम नारायण के बारे में। गांव से काफ़ी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं। उसी में से श्याम नारायण भी एक हैं। वह भभुआ जिले का कृषक मजदूर है। मैंने कृषक मजदूर के बारे में ऑलरेडी पिछली क्लास में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कृषक मजदूर किसे कहते हैं। ठीक है। वो भभुआ जिले के कृषक मजदूर हैं। उनके पास ज़मीन नहीं है। गांव में साल भर खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। फसल के कटाई बुआई के समय गांव में काम करते हैं। इस काम से जो कमाई होती है उसे परिवार का खर्चा नहीं चल पाता, इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता तो ये शहर में आकर रिक्शा चलाते हैं। यह इनका प्रतिदिन का काम है, किंतु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई नहीं हो पाती। मतलब ये एक परेशानी होती है कि अगर इनकी तबीयत खराब है ऐसे लोगों की तो उस स्थिति में कमाई नहीं हो पाता है। ठीक है। ये रैन बसेरा में रात गुजारते हैं। रोज़ 150 से 200 रुपये इनकी कमाई होती है। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता तो ये रिक्शा का भाड़ा प्रतिदिन 30 से 35 रुपये रिक्शा मालिक को देते हैं। प्रतिदिन 60 से 70 रुपये खाने एवं अन्य ज़रूरतों में खर्च हो जाते हैं। बाज़ार में, अब आगे देखते हैं कि बाज़ार में क्या। जब हम बोरिंग रोड बाज़ार पहुँचे तो दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान, मिठाई आदि की दुकानों की लंबी कतार थी। हम लोग एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में गए। वहाँ से मुझे कुछ कपड़े लेने थे। यह 3 मंजिला शोरूम था और हर मंजिल पर अलग प्रकार के कपड़े थे। बाज़ार में ही 1-2 डॉक्टर की क्लिनिक भी थी, वहाँ भी लोगों की भीड़ थी। मतलब ये बाज़ार के अंदर का दृश्य है कि यहाँ पे डॉक्टर की क्लिनिक है और लोग वहाँ पे भी भीड़ लगा के रखे हैं। वहाँ पे जो दुकानें हैं उस पे भी भीड़ लगी हुई है। और चलिए आगे देखते हैं। और ये बहुमंजिला दुकान है, इसमें कई फ्लोर है। तो इस तरह के दृश्य उसने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कपड़े की दुकान दिख रही है। कपड़े की दुकान है ये, इसमें बहुत सारे तरह तरह के कपड़े लगे हुए हैं। बड़ी दुकान में मैंने अपने मामा जी के साथ एक बड़ी दुकान में पहुंची और वहाँ बैठे दुकानदार से बात करना शुरू किया एवं उसके बारे में जानना चाहा। यहाँ पे दुकानदार और के बारे में और उसके
दुकानदार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दुकानदार से की बात है। पहले मेरे दुकानदार जो अपना बता रहा है उसके बारे में। पहले मेरे पिताजी व चाचा एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रविवार और त्योहारों के अवसर पर मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था। अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी काम करना शुरू किया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ यह शोरूम चलाता हूँ। मतलब वहाँ पे उसकी पत्नी भी उसका हेल्प कर रही है शोरूम चलाने में। अंशु बोलते कि हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला है। मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मतलब उसकी पत्नी ड्रेस डिज़ाइनर है। मैं इसके साथ बुटीक भी चलाती हूँ। मैं इसकी पढ़ाई की हूँ। आजकल युवा वर्ग तथा बच्चे आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसको ध्यान में रखकर अपने रेडीमेड कपड़े को आकर्षक रूप में सजाकर यह शोरूम खोला है। मतलब उसकी पत्नी जो है वो एक डिज़ाइनर है और बुटीक भी चलाती है। तो उसने शोरूम को ऐसे सजाया है कि नए ज़माने के कपड़े नए ज़माने के कपड़े लगाए हैं, जिसको दुकान को थोड़ा आकर्षक शोरूम को बनाया ताकि लोग उससे आकर्षित हो और दुकान में शोरूम में कपड़े लेने आए। हमने अपने शोरूम के लिए माल दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से मंगवाते हैं। कभी कभी कुछ कपड़े विदेशी से भी मंगवाते हैं। शोरूम के प्रचार प्रसार के लिए हम विज्ञापन भी देते हैं। इससे हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। मतलब विज्ञापन से भी इनका प्रचार प्रसार करने से भी इनके बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है। इनका व्यापार आगे बढ़ा है। इससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। तो ये सब शहर की व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं कि शहर में कैसे लोग नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और कैसे उसमें आगे बढ़ते हैं। हमने एक कार भी खरीदी है और एक मकान भी बनवाया जो बाज़ार से कुछ दूरी पर है। प्रमोद और अंशु जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शहर में अपनी दुकान चलाते हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरों की नौकरी नहीं करते बल्कि दूसरों को नौकरी पर रखते हैं, जैसे मैनेजर, सहायक, गार्ड, साफ सफाई के लिए कर्मचारी आदि। जैसे शहर में कुछ लोग जाते हैं तो वो लोग भी तो शोरूम में काम करते हैं ना। जैसे छोटे छोटे जो गार्ड निजी स्तर पे जो काम करते हैं, गार्ड हैं, जो साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं, उनको ये काम देते हैं। ठीक है, तो ये अपना शोरूम चलाते हैं। इनका खुद का बिजनेस है और ये दूसरों का मतलब जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं दूसरों को। कुछ लोग दुकान किराए पर लेते हैं। इन्हें दुकान का मालिक कभी भी दुकान खाली करने या किराया बढ़ाने के लिए कह सकता है। इनकी सुरक्षा अपनी दुकान वाले से कुछ कम होती है, लेकिन इनकी भी कमाई अच्छी होती है। ये दुकान पक्की होती है। इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में एक दिन बंद होती है। उदाहरण के लिए कुछ बाजार की दुकानें रविवार को, कुछ सोमवार को, तो कुछ मंगलवार को बंद रहती है। इन बाज़ारों में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो कुरियर, पीसीओ, फोटोस्टेट आदि की सुविधाएं देते हैं। अब चलिए फैक्ट्री में देखते हैं। मुझे हाथ की कढ़ाई वाला एक चादर खरीदना था। मेरी बहन ने कहा चलो मैं तुम्हें आकांक्षा के पास ले जाती हूँ, वे बहुत अच्छी कढ़ाई करती हैं और इसी तरह की एक फैक्ट्री कपड़ा मिल में काम भी करती है। यह फैक्ट्री शहर के एक कोने पर है। हम लोगों ने कुछ दूरी रिक्शा से तय किया। स्टैंड से बस लेकर फैक्ट्री के लिए चले। बस में काफ़ी भीड़ थी। उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग इसी बस पर थे। कुछ देर बाद बस एक मोड़ पर ठहर गई। मोड़ पर बहुत सारे लोगों का झुंड दिखाई दे रहा था। उसमें से कुछ खड़े थे और कुछ दुकान पर बैठे थे। कुछ लोग स्कूटर, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इनसे बातचीत कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि ये लेबर चौक है। मतलब लेबर चौक जहाँ पे लोग रहते हैं, खड़े होते हैं और वहाँ से लोग उनको काम के लिए ले जाते हैं। जैसे ये प्रतिदिन इनका यही काम होता है। ठीक है, ये प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री हैं। यहाँ कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ घरों या दुकानों में रंगाई पुताई का भी काम करते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे काफ़ी अनियमित मजदूर शहर में हैं। कुछ देर में हम लोग फैक्ट्री पहुँच गए। फैक्ट्री में घुसे तो उन्होंने पाया कि वहाँ इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस काम में इतने सारे लोग लगे हुए होंगे। छोटे छोटे काम व्यक्तियों में बटे हुए थे। यहाँ हाथ और मशीन दोनों से यह काम हो रहा था। कुछ लोग नाप कर कपड़े काट रहे थे तो कुछ कढ़ाई कर रहे थे, कुछ उसमें से डिज़ाइन छाप रहे थे, कुछ पैकिंग में लगे हुए थे। मतलब फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ काम मशीनें भी कर रही थी। जैसे कुछ लोग कपड़े काट रहे थे, कुछ कढ़ाई में लगे हुए थे, कुछ डिज़ाइन छाप रहे थे, कुछ लोग पैकिंग कर रहे थे।
तो ये फैक्ट्री के अंदर की चीज़ें हैं जो बता रही है, किताब में बताया गया है। जिस तरफ कढ़ाई का काम हो रहा था वहाँ हम लोगों ने नजर जलाई तो आकांक्षा वहीं पर अपने काम में लगी हुई थी। जब मेरी बहन ने उसे आवाज़ दी तो वह उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरा परिचय पूछा। मैंने परिचय देते हुए आने का कारण बताया। वह हम लोगों को एक कमरे में ले गई जहाँ चादर तैयार करके रखी जाती थी। फैक्ट्री के अंदर एक कमरा था जहाँ पे चादर तैयार करके स्टोर किया जाता था। ठीक है। आकांक्षा ने मुझे से कुछ दिनों का समय मांगा और चादर पर कढ़ाई करने का वादा किया। आकांक्षा चादर बनाने वाले एक बड़े कारखाने में काम करती है। जिस कारखाने में वह काम करती है वहाँ से चादर बड़े बड़े थोक और खुदरा व्यापारियों के यहाँ जाता है। तो जहाँ पे आकांक्षा काम करती है वहाँ पे चादर का वो फैक्ट्री है और वहीं से चादर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। छोटे बड़े व्यापारी वहाँ से चादर ले जाते हैं। ठीक है। फिर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर कई शहरों में इसकी चादर बेचे जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक आकांक्षा पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि उस समय बाहर से इनके द्वारा बनाए गए सामान की मांग ज़्यादा होती है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 8 बजे तक काम निपटा पाती है। मतलब वहाँ पे लोगों को मेहनत भी बहुत करना पड़ता है। जैसे ये लगभग 12 घंटे का इनका काम है। वह सप्ताह में 6 दिन काम करती है किंतु जब काम जल्दी होता है तो उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। जब जल्दी का काम होता है तो संडे को भी बुला लिया जाता है उन लोगों को। उसे एक दिन काम करने के 100 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 50 रुपये देकर काम करने का मिलता है। कुछ ही कारीगर ऐसे हैं जिन्हें स्थायी रूप से रखा जाता है। आकांक्षा जैसे बहुत सारे कारीगर को बरसात में कार्य मुक्त कर दिया जाता है। करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता। आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग इस कारखाने में व अन्य जगहों पर जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। ऐसे लोगों की नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अब देखते हैं दफ्तर में। दूसरे दिन मैं अपनी मासी से मिलने उनके कार्यालय में गई। मेरी मामी बैंक में कार्यरत हैं। वहाँ शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर है। उन्होंने कहा था कि शाम में 5:30 बजे से पहले मेरे बैंक पहुंच जाना। बैंक ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी थे, कार पार्किंग भी थी। मामी सप्ताह में 6 दिन काम पर जाती हैं। प्रतिदिन वह 9:30 बजे काम पर जाती है और 5:30 बजे वापस आ जाती है। कभी कभी वो अपना काम घर पर भी निपटाती है। वह एक अस्थायी कर्मचारी है। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी नियमित पेंशन सरकार देती है। अवकाश रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा। सरकार एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को इलाज का खर्चा उठाती है। इस तरह के कई कर्मचारी हैं जो किसी कंपनी में या किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, जैसे सचिवालय, शिक्षा विभाग, दूरसंचार विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी आदि। यहाँ उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। उनका विभाग एवं कार्य तय होता है। उनको समय पर वेतन मिलता है। काम नहीं होने पर उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। हम मामी के साथ उनकी कार में बैठ गए। कार घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मामी ने बताया कि हमें नई काम करने वाली मिल गई है। हमारे सहकर्मी के यहाँ भी वह काम करती है। उनका नाम सरला है। सरला की तरह यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो घरों में अपनी सेवा देते हैं। ये दूसरे के घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना आदि काम करती हैं। इन्हीं में से जो कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है। इनके मालिक महीने में पैसे देते हैं। विशेष परिस्थिति जैसे खुद बीमार पड़ने या परिवार के किसी बीमार पड़ने पर, शादी विवाह, पर्व त्योहार के अवसर पर अतिरिक्त पैसा देते हैं। साल में 1-2 बार इन्हें कपड़ा भी दिया जाता है। कुछ देर गाड़ी घर पर पहुंची, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि इतने सारे लोग इतनी तरह काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम
उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेन देन के बदलते स्वरूप को। ठीक है, तो हमने आज देखा कि शहरी जीवन के अंदर क्या क्या होती है कमियां और क्या क्या खूबियां होती हैं। यहाँ पे सामान इजीली अवेलेबल हो जाता है, कोई भी जो घर का रोज़ाना की यूज़ में जो सामान है वो अवेलेबल हो जाता है इसलिए यहाँ पे नौकरी पेशा करना, व्यवसाय करना आसान होता है। तो हमने देखा कि शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे लेन देन के बदलते स्वरूप, देखेंगे उसमें कि क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तैयारी में लगे रहिए। ओके बाय, गुड लक।